अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आप देख रहे हैं इंग्लिश विद द टॉपर। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम पढ़ने जा रहे हैं मैपिंग द वर्ल्ड। तो सबसे पहले मैं आपको रेफरेंस बताती चलूँ कि मैंने जो नोट्स बनाए हैं और मैं आपको जो भी इन्फॉर्मेशन डिलीवर करूँगी दैट्स टेकन फ्रॉम द कैम्ब्रिज की बुक जिसका नाम है लैंग्वेज एंड जेंडर और इसका चैप्टर 7 है मैपिंग द वर्ल्ड। सो टुडे वी आर गोना टॉक अबाउट मैपिंग द वर्ल्ड। पहले मैं आपको ये याद ध्यान कराती चलूँ कि इफ़ यू आर न्यू ऑन द चैनल डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन टू गेट अपडेट्स ऑन न्यू वीडियोस, ताकि आपको हर तरह की वीडियोस मिलती रहें विच आर इंपॉर्टेंट फॉर यू इन योर एकेडमिक्स एज वेल एज फॉर योर प्रोफेशनल लाइफ। ठीक है। अच्छा, एक और बात कि मैंने हर सब्जेक्ट की अलग से प्लेलिस्ट बनाई हुई है, तो इस वीडियो को मैं ऐड कर रही हूँ प्लेलिस्ट लैंग्वेज एंड जेंडर में। तो उसके अंदर आपको कैम्ब्रिज के और भी 2 चैप्टर्स की वीडियोस मिल जाएंगी, तो आप उस प्लेलिस्ट को ज़रूर विजिट करिएगा इफ़ इट्स इंक्लूडेड इन योर कोर्स और इफ़ इट्स इंपॉर्टेंट फॉर यू। अच्छा, तो सबसे पहले हम इस बात को समझने की कोशिश करते हैं कि मैपिंग द वर्ल्ड इसका क्या मतलब है। जिस तरह से वर्ल्ड का मैप होता है कि वहाँ पर जो है ना हर कंट्री की या फिर हर सब कॉन्टिनेंट के अलग बाउंड्रीज होते हैं, ठीक है, और फिर उनके अंदर जो है ना जोग्राफिकल डिस्टेंसेस होते हैं वो एक दूसरे से अलग होते हैं। इसी तरह से हमारे माइंड के अंदर भी क्या होता है कि हम लोग मैपिंग करते हैं, ठीक है। हम इस तरह की कैटेगराइजेशन करते हैं, बाउंड्रीज सेट करते हैं और मैपिंग करते हैं। लेकिन मैपिंग किस चीज़ की करते हैं कंटेंट्स की करते हैं, ठीक है। वर्ल्ड के जितने भी कंटेंट्स हैं उनकी हम क्या करते हैं मैपिंग करते हैं एंड इट्स हैपनिंग्स, ठीक है। उसके अंदर जितने भी वाक़यात हैं, कंटेंट्स हैं, आइडियाज़ हैं, थीम्स हैं, उन सबको देखते हुए हम क्या करते हैं मैपिंग करते हैं। ये ज़्यादातर हमारे माइंड में होता है कि हमारे माइंड के अंदर इस तरह की मैपिंग अभी भी होती है। लेकिन हम इस बात को लैंग्वेज के अंदर क्यों पढ़ रहे हैं, लिंग्विस्टिक्स के अंदर क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि लैंग्वेज अलाउज अस टू लेबल कैटेगरीज, ठीक है। क्योंकि कैटेगरीज बनाने में और उनको लेबल करने में जो सबसे अहम चीज़ है दैट्स द लैंग्वेज। लैंग्वेज के ज़रिए ही हम कैटेगराइजेशन करते हैं। अब लैंग्वेज एंड जेंडर के अंदर इसका क्या रिलेशन है, अगर हम इस बात को देखें तो लैंग्वेज एंड जेंडर के साथ इसका क्या रिलेशन है कि हम लोग जेंडर की कैटेगराइजेशन जो करते हैं वो भी इसी मैपिंग द वर्ल्ड के थ्रू ही करते हैं, ठीक है। जैसे कि जेंडर है तो इसकी हमने 2 कैटेगरीज बनाई है, मेल फीमेल, ठीक है। अब हमने मेल की अलग कैटेगरी बनाई है, फीमेल की अलग कैटेगरी बनाई है, तो ये भी हमने अपने लैंग्वेज को यूज़ करते हुए बनाया है। और ये जो है ना वर्ल्ड के एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज़, थीम्स हैं जिनको हमने कैटेगराइज किया है। इसी तरह से गर्ल्स और बॉयज़ की अलग कैटेगरी बनाते हैं। तो हम जितने भी कैटेगरीज बनाते हैं वो लैंग्वेज के ज़रिए बनाते हैं, जेंडर की कैटेगरीज बनाते हैं, और फिर वर्ल्ड के अंदर हमारी सोसाइटी के अंदर जितने भी आइडियाज़ हैं उनको देखते हुए कैटेगरीज बनाते हैं। सो दिस इज़ द लिंक एंड द रिलेशन बिटवीन लैंग्वेज, जेंडर एंड कैटेगराइजेशन। ओके, जेंडर कैटेगरीज पॉजिट डिफरेंसेस प्लस दे सपोर्ट हायरार्की एंड इनइक्वालिटी। जेंडर कैटेगरीज के अंदर ये होता है कि डिफरेंसेस भी होते हैं और सिर्फ डिफरेंसेस ही नहीं होते बल्कि डिफरेंसेस के साथ साथ हायरार्की होती है और इनइक्वालिटी भी होती है। हायरार्की इस तरह से होती है कि हम लोग कभी भी लैंग्वेज जेंडर के कैटेगरीज जो है उनको सीधे में मतलब इक्वली नहीं लेते हैं, ठीक है। हायरार्की रखते हैं कि ज़्यादातर होता है कि मेन को सुपीरियर मकाम दिया जाता है, वुमेन को फिर थोड़ा सा कम, इस तरह से। और इनइक्वालिटी भी होती है, ठीक है। कैटेगराइजेशन जब हम करते हैं तो ऐसा नहीं है कि मेन और वुमेन को बिल्कुल इक्वली हम ट्रीट करें, देयर इज़ इनइक्वालिटी। वी हैव लेबलिंग विच डिरोगेट वेमेन, ठीक है। हमारी लेबलिंग, हमारी कैटेगराइजेशन कुछ इस तरह की होती है कि जो कि वेमेन को क्या करता है, इतना ज़्यादा सपोर्ट नहीं करता है। काइंड ऑफ इनइक्वालिटी होती है वेमेन के साथ। बोथ मेन एंड वेमेन आर मेप्ड ऑन टू वैरायटी ऑफ अदर कैटेगरीज। मतलब ये नहीं है कि हम सिर्फ मेन और वेमेन की ही कैटेगरीज बनाएं, मेन और वेमेन के अंदर भी बहुत सारी कैटेगरीज बनती हैं। ये आपको आगे पता लगेगा कि किस तरह की कैटेगरीज बनती हैं। कैटेगराइजेशन एंड लेबलिंग जो है वो हमारे आज के टॉपिक का, आज के वीडियो का और आज के चैप्टर का फोकस है। जब हम बात करते हैं कैटेगराइजेशन एंड लेबलिंग की तो इसका क्या मतलब हो गया। अच्छा, कैटेगराइजेशन का मतलब हो गया कैटेगरीज में डिवाइड करना, ठीक है। जिस तरह से हमने जेंडर की कैटेगरीज 2 बनाई है, मेल एंड फीमेल। इसी तरह से लेबलिंग का मतलब है कि किसी कैटेगरी को लेबल करना, कोई नाम देना, ठीक है, उसको कोई टाइटल देना। जिस तरह फेमिनिस्ट एक ऐसा टाइटल है जो उन लोगों को दिया जाता है जो वुमेन को सपोर्ट करते हैं, ठीक है, इस तरह से हम कह सकते हैं। तो नाम देना इस लेबलिंग और कैटेगराइज करना एज कैटेगराइजेशन या फिर कैटेगराइजिंग। तो इस बारे में आज हम डिटेल में डिस्कस करेंगे और ये आज की वीडियो का और आज के चैप्टर का मेन फोकस है। अच्छा, सबसे पहले लेबलिंग, डिस्प्यूट्स एंड हिस्ट्रीज। देखिए, जब भी हम पढ़ते हैं ना तो सबसे पहले हमें टॉपिक को समझना चाहिए, ठीक है। जब हम टॉपिक की मीनिंग को समझते हैं, हमें यह पता लगता है कि उस टॉपिक का क्या मतलब है, तभी हम उसके अंदर के कॉन्टेक्स्ट को इंटरप्रेट कर सकते हैं। अच्छा, लेबलिंग, डिस्प्यूट्स एंड हिस्ट्रीज का मतलब है कि जब हम लेबल करते हैं ना, जब हम किसी कैटेगरी को या फिर किसी ग्रुप ऑफ पीपल को कोई लेबल देते हैं, उनको कोई टॉपिक देते हैं, कोई नाम देते हैं, तो उस नाम के देते हुए क्या डिस्प्यूट्स आती हैं, ठीक है, क्या मुश्किलात होती हैं या फिर क्या कॉन्फ्लिक्ट्स आती हैं।
और हिस्ट्री के अंदर हम देखेंगे कि किस किस टाइम पे कौन सा लेबल दिया, तो उसमें किस तरह की डिस्प्यूट्स आ गई, किस तरह के मुश्किलात आ गए, और फिर किस तरह लोगों ने किसी लेबल को एक्सेप्ट किया या फिर एक्सेप्ट नहीं किया। तो जो सबसे लैंग्वेज एंड जेंडर के अंदर जो सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला लेबल है दैट इज़ फेमिनिज़म, ठीक है। ज़्यादातर लोगों को हम ये कहते हुए सुनते हैं कि आई एम नॉट अ फेमिनिस्ट बट, यानी कि शुरू में ही वो कहते हैं कि मैं फेमिनिस्ट नहीं हूँ, बट के बाद फिर वो ऐसे कुछ ऐसा बोलते हैं कि जो फेमिनिस्ट ही को शो करता है। जैसे कि बोलते हो फॉर एग्जाम्पल, आई एम नॉट अ फेमिनिस्ट बट आई थिंक वुमेन शुड बी पेड इक्वली टू मैन। आई एम नॉट अ फेमिनिस्ट बट आई एम टेकिंग a women's studies course this term. I'm not a feminist but I have decided to write a letter to the paper about women. तो मतलब ये सारी चीज़ें फेमिनिज़म को ही शो करती हैं। फेमिनिज़म मतलब वुमेन को फेवर करना या फिर वुमेन को मैन के साथ इक्वल ट्रीट करने की कोशिश करना, तो ये सारी फेमिनिज़म को ही शो करती हैं। लेकिन फिर भी लोग शुरू में कहते हैं आई एम नॉट अ फेमिनिस्ट, मतलब शुरू में ही वो इनकार कर रहे होते हैं कि मैं फेमिनिस्ट नहीं हूँ, लेकिन फिर भी ये सब कर रहा हूँ। कमाल है। तो ये क्यों होता है? अगर हम इसको लिंग्विस्टिक्स के पर्सपेक्टिव से देखें तो ऑल दीज शो फेमिनिज़म बट पीपल आर अनकम्फर्टेबल ऑफ दिस लेबल फेमिनिस्ट, मतलब यह सारा फेमिनिज़म ही शो करता है, लेकिन फिर भी लोग जो हैं वो फेमिनिस्ट का जो लेबल है उससे अनकम्फर्टेबल हैं, ठीक है। उनको ये कंफर्टेबल नहीं है, उनको ये गवारा नहीं है कि कोई उनको कहे फेमिनिस्ट। क्यों? क्योंकि इसके रीज़न्स आपको आगे पता लग जाएंगी। यूएस में भी स्टडीज़ हुई थी बहुत सारे कॉलेज स्टूडेंट्स पे, तो फिर वहाँ पे भी ये बात साबित हुई थी कि कॉलेज स्टूडेंट्स जो थे वो फेमिनिज़म का जो लेबल है उसको ख़ुद के साथ अटैच करने से या ख़ुद के साथ लगाने से वो अनकम्फर्टेबल थे, मतलब दे वर नॉट हैप्पी विद दिस लेबल। अच्छा, ये क्यों होता है? देयर आर सर्टेन रीजंस, ठीक है। एसोसिएशन ऑफ फेमिनिज़म विद ऑर्गेनाइज्ड पॉलिटिकल एक्शन नॉट सिंपली बिलीव्स, वो इसलिए कि हमारे माशरे में ये होता है कि फेमिनिज़म को क्या किया जाता है, पॉलिटिकल एक्शन के साथ एसोसिएट किया जाता है। उनको लगता है कि ये कोई पॉलिटिकल एक्शन है, ये कोई सियासी मामला है, हालांकि ये तो सिर्फ बिलीव्स, हमारी थिंकिंग का मामला है। तो हमारी सोसाइटी में इसको जो है ना बिलीव्स के साथ नहीं बल्कि पॉलिटिकल एक्शन के साथ एसोसिएट किया जाता है, इसलिए लोग फेमिनिज़म के लेबल से अनकम्फर्टेबल फील करते हैं। इसी तरह इट इज़ थॉट दैट इट ओनली रिप्रेजेंट डिसअप्रूवल ऑफ सेक्सुअल हैरेसमेंट, मतलब लोगों को ये लगता है कि फेमिनिज़म से मुराद बस विमेन की जो हैरेसमेंट होती है उसके ख़िलाफ़ बात करना, बस इतना ही है फेमिनिज़म, ये उनको लगता है। हालांकि सिर्फ इस बारे में जो बात करें वो फेमिनिस्ट नहीं होता है, देयर आर सो मेनी अदर थिंग्स, लेकिन हमारी जो जनरल अंडरस्टैंडिंग है वो ये है कि बस ये चीज़ है, इसलिए लोग इससे इतराते हैं, इसके साथ अनकम्फर्टेबल होते हैं। पीपल थिंक दैट इट विल टेक देम अवे फ्रॉम अदर प्रोजेक्ट्स दैट मैटर मच। फिर लोगों को ये लगता है कि अगर वो फेमिनिज़म का लेबल अपने साथ लगाएं तो फिर बाकी जो प्रोजेक्ट्स हैं उनसे जो है ना वो दूर हो जाएंगे, या फिर ये कि काइंड ऑफ बर्डन है, बोझ है कि एक दफ़ा तुम खुद को फेमिनिस्ट कहलाओ तो फिर तुम्हें उस पर काम करना होगा, तुम्हें हर जगह जाके वीमेन को सपोर्ट करना होगा। इस तरह उनको लगता है कि ये जो है ना बाकी चीज़ों से उनको दूर करेगी, इसलिए भी फेमिनिज़म के लेबल से अनकम्फर्टेबल फील करते हैं। दे थिंक द रिस्क आउटवे पोटेंशियल बेनिफिट्स, फिर उनको लगता है कि फेमिनिस्ट का लेबल खुद पे लगाने का रिस्क है, मतलब पोटेंशियल जो बिलीव्स हैं उनके लिए हमारा रिस्क है, उनको ये लगता है। उनको ही पता है कि किस तरह के रिस्क उनको उनके माइंड में आते हैं कि अगर वो फेमिनिज़म को अप्रूव करें। लेकिन फिर ये कि इन अर्ली पार्ट ऑफ 20th century women did not vote in US but now it has changed, मतलब पहले ये होता था ना यूएस में कि 20th century के अर्ली पार्ट तक जो है ना वुमेन वोट नहीं कर सकती थी, ठीक है, सिर्फ मेन ही वोट करते थे, सिर्फ मेल वोट करते थे, वुमेन हैड नो राइट टू वोट। लेकिन फिर अभी जो है ना टाइम के साथ साथ जब लोगों ने फेमिनिज़म को एक्सेप्ट करना शुरू कर लिया तो ये चीज़ चेंज हो गई और अब वुमेन भी वोट करती हैं। तो इट्स नॉट कि फेमिनिज़म कोई नेगेटिव चीज़ है, इट ब्रिंग्स पॉजिटिव चेंजेस इन द सोसाइटी बट स्टिल सम पीपल आर अनकम्फर्टेबल विद द लेबल फेमिनिस्ट। जॉब एड्स कैरिड मैन ओनली मोस्टली, यानी कि जब जॉब के एड्स आते थे अखबारों में, टेलीविज़न में, इश्तहारात में, तो वहाँ पे होता था कि मैन ओनली का लेबल उस पर ना लिखा हुआ होता था बड़ा करके, मैन ओनली, मतलब सिर्फ मैन ही उस जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं, वेमेन उसके लिए अप्लाई नहीं कर सकती हैं। लेकिन टाइम के साथ साथ ये चीज़ भी चेंज हो गई है बिकॉज ऑफ फेमिनिज़म। Denying label feminism is a way to avoid being categorized to those who media in 1980s began to deride, ठीक है। 1980s में मीडिया ने जो है ना जो फेमिनिस्ट हैं उन पे बहुत ज़्यादा डिराइड किया था, काइंड ऑफ क्रिटिसिज्म उन पे की थी, तो इसलिए भी लोगों को जो है ना अनकम्फर्टेबल होता है कि जिस पे मीडिया ने क्रिटिसाइज़ किया है हम उस कैटेगरी में क्यों शामिल होएं। तो इस तरह मीडिया की क्रिटिसिज्म की वजह से भी लोग इस लेवल से डरते हैं, कि इतराते हैं, कि अनकम्फर्टेबल फील करते हैं। जो भी कहें सही है। उसके अलावा 20th सेंचुरी में एंटी फेमिनिस्ट मूवमेंट चली थी, ठीक है, फेमिनिज़म के ख़िलाफ़ जो मूवमेंट चली थी उसकी वजह से भी ये होता है कि लोग फेमिनिज़म को ज़्यादा सपोर्ट नहीं करते हैं।
we've heard that female feminists are humorless, man-hating, bullbusters, ugly cows, elegant bitches, और इस तरह के बहुत सारे अजीब और अनएथिकल बातें हैं जो कि फेमिनिस्ट से रिलेट की जाती हैं कि वो ह्यूमरलेस हैं, मैन हेटिंग है, अगली काउस, एरोगेंट बिचेस, और इस तरह के जो नेगेटिव वर्ड्स या फिर नेगेटिव फ्रेजेस हमारी सोसाइटी में यूज़ होते हैं फेमिनिस्ट के लिए, उनकी वजह से भी लोग अनकम्फर्टेबल फील करते हैं कि वो खुद को फेमिनिस्ट कहलाएं। फिर ये होता है कि कुछ लोग सिर्फ इस लेबल को फेमिनिस्ट को सिर्फ रिजेक्ट ही नहीं करते हैं, बल्कि मैं ऑल्सो डिफरेंट फ्रॉम एक्टिंग ऑन फेमिनिस्ट, बल्कि इस फेमिनिस्ट के जो बिलीव्स हैं उनके खिलाफ भी चले जाते हैं। तो ये फिर उनका अपना आइडिया है, क्योंकि बिकॉज बीइंग लेबल्ड एज फेमिनिस्ट सीम्स अनकूल, उनको लगता है कि अगर हम फेमिनिस्ट कहलाए जाएंगे तो हमारे लिए ये जो है ना एक अनकूल चीज़, हम कूल नहीं लगेंगे। तो ये चीज़ है। नॉट ओनली मैन, जब फेमिनिज्म की बात करें तो सिर्फ मेन ही फेमिनिज्म को डिनाई नहीं करते, बाज़ दफ़ा वेमेन भी फेमिनिज्म को रिजेक्ट करती हैं, और यह हिस्ट्री में हुआ है कि वेमेन ने खुद फेमिनिज्म को रिजेक्ट किया है। वो कैसे कि ब्लैक वेमेन ऑब्जर्व दैट यूएस वुमेन्स मूवमेंट 1960s फोकस ओनली ऑन मिड क्लास वाइट वेमेन। ब्लैक वेमेन जो थी उनको जब यूएस के अंदर वेमेंस मूवमेंट चला था 1960s में, तो वहाँ पे ब्लैक वेमेन जो थी उनको लगा था कि ये जो मूवमेंट है ये सिर्फ वाइट और मिडिल क्लास वेमेन पे फोकस करता है, हम लोग ब्लैक हैं, हमारा कलर कम्प्लेक्शन डार्क है, तो हम पे फोकस नहीं हो रहा है। ये सोच के भी उन्होंने जो है ना फेमिनिज्म के लेवल को रिजेक्ट किया था। और फिर उनको ये लगा था, उन्होंने ये नोटिस किया था कि वाइट वुमेन जो होती हैं वो ब्लैक वुमेन को अंडर एस्टिमेट करती थी, ठीक है, उनको अपने घर पे काम वगैरह के लिए रखती थी, सैलरीज कम और नो जॉब बेनिफिट पे उनको रखती थी, उनसे बेनिफिट हासिल करने की कोशिश करती थी, उनको अंडर एस्टिमेट करती थी, इसलिए भी उन्होंने फेमिनिज्म के लेवल को रिजेक्ट किया। और यूएस में ये होता था जब 1960s में यूएस मूवमेंट चला था, और इसके अलावा भी कि सिर्फ वाइट वुमेन के ख़िलाफ़ जो वायलेंस होती थी सिर्फ उसी को हाईलाइट किया जाता था, मतलब ब्लैक वुमेन जो हैं या फिर लोअर क्लास की वुमेन जो हैं, आम वुमेन जो है, उन पे फोकस नहीं होता था। इसलिए भी जो आम वुमेन थी या जो ब्लैक वुमेन थी उन्होंने इस लेवल फेमिनिज्म को रिजेक्ट किया था। एलिस वॉकर लिखते हैं 1983 में कि लिखती हैं कि वुमेनिस्ट इज़ टू फेमिनिस्ट एज पर्पल इज़ टू लेवेंडर। वुमेनिस्ट फेमिनिस्ट के लिए बिल्कुल ऐसा है जैसे पर्पल लेवेंडर के लिए है, ठीक है, मतलब पर्पल लेवेंडर सेम है, सिर्फ कलर या फिर सिर्फ कलर तो सेम है लेकिन सिर्फ नाम या सिर्फ लेबल चेंज है। इसी तरह वो कहती है कि फेमिनिस्ट और वुमेनिस्ट भी सेम है, सिर्फ नाम चेंज है। तो उन्होंने क्या किया कि एक अल्टरनेटिव लेबल लगाया, ठीक है, एक नया लेबल लेकर आई, एक नई कैटेगरी लेकर आई कि ये लेबल अगर आप लोगों को फेमिनिस्ट से इतना आप लोगों को प्रॉब्लम है तो इट्स सेम एज वेमिनिस्ट, ठीक है, कोई डिफरेंट चीज़ नहीं है, वुमेन होना इज़ इटसेल्फ फेमिनिज्म। तो उन्होंने एक अल्टरनेटिव लेवल क्रिएट किया था। कैटेगरी, बाउंड्रीज एंड क्राइटेरिया। अच्छा, हम बात कर रहे थे कैटेगराइजेशन की, ठीक है, जब हम कैटेगरीज बनाते हैं मेल फीमेल की, मैन वुमेन की, गर्ल्स बॉयज़ की कैटेगरीज बनाते हैं तो उनके अंदर बाउंड्रीज और क्राइटेरियाज जो है वो इंपॉर्टेंट होती हैं, ठीक है, कि हम बाउंड्रीज सेट करते हैं कि अच्छा इस बाउंड्री के अंदर जो फॉल करेगा वो मेल होगा, इस बाउंड्री के अंदर जो फॉल करेगा वो फीमेल होंगी। और फिर उनका अपना क्राइटेरिया भी होता है कि अच्छा जिसकी प्रॉपर्टीज़ इस तरह की होंगी वो मेल होगा, जिसकी प्रॉपर्टीज़ इस तरह की होंगी वो फीमेल होंगी। इस तरह से जो ना क्राइटेरिया बनाते हैं। लैंग्वेज मेक्स इट ईजियर टू डिफाइन कैटेगरी। लैंग्वेज के ज़रिए हम कैटेगरी को बनाने में हेल्प लेते हैं, लैंग्वेज ही हमें हेल्प करती है कि कैटेगरीज बनाएं। कैटेगराइजेशन को हमेशा लैंग्वेज की ज़रूरत नहीं होती है, बाज़ दफ़ा बगैर लैंग्वेज के भी होता है, लेकिन लैंग्वेज जब हम यूज़ करते हैं तो इट मेक्स इट ईजियर फॉर अस टू मेक कैटेगरीज एंड टू फॉर्म कैटेगरीज, ठीक है। अच्छा, फिर एक बात ये कही जाती है कि सेट ऑफ प्रॉपर्टीज़ दैट इंडिविजुअल्स ऑफ अ ग्रुप शेयर, ठीक है, कैटेगरीज हम किस बेस पे बनाते हैं, सेट ऑफ प्रॉपर्टीज़ दैट इंडिविजुअल्स ऑफ अ ग्रुप शेयर। जब हम कोई कैटेगरी बनाते हैं तो उस कैटेगरी के अंदर जो इंडिविजुअल्स हैं, उसके जो मेंबर्स हैं, उनकी जो सेट ऑफ प्रॉपर्टीज़ होंगी वो एक दूसरे के साथ सेम होंगी। मतलब कुछ सेट ऑफ प्रॉपर्टीज़ होती हैं जिनके बेस पे हम कैटेगरी बनाते हैं, और लेबल को इस तरह से डिफाइन किया जाता है कि लिस्टिंग दिस क्राइटेरिया फॉर इट्स एप्लीकेशन, ठीक है। अभी कोई क्राइटेरिया है, सपोज़ क्राइटेरिया है कि सपोज़ वुमेन का क्राइटेरिया है ना कि वो इस तरह से बात करे, इस तरह से चले, इस तरह से बोले, इस तरह काम करे, उसकी एक्टिविटीज़ इस तरह की हों। तो इस क्राइटेरिया के बेस पे हमने एक लेबल दिया वुमेन का या फीमेल का। तो हम क्राइटेरिया को देखते हुए ही, क्राइटेरिया के अंदर के जितनी भी लिस्टिंग्स हैं उनको देखते हुए ही क्या करते हैं, हम एक लेबल अप्लाई करते हैं उस ग्रुप पर। तो ये हो गया लेबल, और ये हो गया कि हम किस तरह से जेंडर में कैटेगरीज बनाते हैं। लेकिन इस आइडिया को जो है ना चैलेंज किया था फिलोसफर लडविग विटगेंसिन ने जो है ना इस आइडिया को चैलेंज किया था, और उसने कहा था कि इन सम कैटेगरीज पीपल आर लिंक्ड बाय सिमिलैरिटीज इवन इफ देयर इज नॉट सेट ऑफ प्रिंसिपल्स। वो कहते हैं कि अगर सेट ऑफ प्रिंसिपल नहीं भी है तब भी कुछ कैटेगरीज बनती हैं सिमिलैरिटीज़ के बेस पे।
तो उसने इस बात को चैलेंज किया कि लास्ट में नहीं है कि हमेशा सेट ऑफ प्रिंसिपल्स की ही बात की जाए, बगैर सेट ऑफ प्रिंसिपल्स के भी या फिर बगैर सिमिलरिटीज़ वगैरह के भी चीज़ों के अंदर लिंक होता है और वो एक कैटेगरी में फॉल करते हैं। तो उसने एक एग्जांपल दी थी गेम्स की, ठीक है। अब गेम्स के अंदर क्रिकेट, हाइड एंड सीक, सॉकर, फुटबॉल, वॉलीबॉल वगैरह वगैरह जितने भी गेम्स हैं उन सब का डिफरेंट क्राइटेरिया है, ठीक है। उनका क्राइटेरिया डिफरेंट है लेकिन फिर भी वो सब एक ही कैटेगरी में फॉल करते हैं, द कैटेगरी ऑफ गेम्स। तो फिर उसने इस एग्जाम्पल को लेके जो है इस बात को चैलेंज किया था और फिर उसने ये कहा कि इट सीम्स लाइक अ फैमिली, ठीक है। ये गेम्स का जो है ये एक फैमिली है कि लाजमी नहीं है कि फैमिली के अंदर के सारे मेंबर्स सिमिलर हों, उनमें डिफरेंसेस भी हो सकते हैं, उनमें सिमिलरिटीज़ भी हो सकते हैं, उनका क्राइटेरिया भी डिफरेंट हो सकता है। तो फिर उसने इस एग्जाम्पल को लेते हुए पहले के आइडिया को चैलेंज किया था। ये तो हमें समझ आ गई कि इस तरह से कैटेगराइजेशन होती है, ठीक है। बाउंड्रीज़ के ज़रिए, क्राइटेरिया के ज़रिए हम कैटेगरीज बनाते हैं। लेकिन कोई बच्चा जब किसी इन्वायरमेंट में ग्रो करता है तो हाउ चिल्ड्रन एक्वायर कैटेगराइजेशन कंसेप्ट, ठीक है। तो बच्चों को किस तरह से कैटेगराइजेशन के कंसेप्ट समझ आते हैं, यहाँ पे ये क्वेश्चन राइज होता है। तो साइकोलॉजी, फिलॉसफी, एंथ्रोपोलॉजी, लिंग्विस्टिक्स, इन चारों चीज़ों में, इन चारों ही फील्ड्स में जो है ना कैटेगराइजेशन पे काम हुआ है, कैटेगराइजेशन पे रिसर्चेस वगैरह हुई हैं। और फिर हमें ये बात पता लगती है कि चिल्ड्रन को कैटेगराइजेशन के कंसेप्ट समझ आने के बहुत सारे तरीके हैं, उनमें से बहुत सारे वेस हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे पॉइंट्स इसमें आते हैं। तो उनमें से हम लोग 4 चीज़ डिस्कस करेंगे कि जिनसे हमें पता लगेगा कि जो चिल्ड्रन होते हैं वो कैटेगराइजेशन को के कंसेप्ट को किस तरह से समझते हैं। तो सबसे पहली बात आती है पेट्रोलिंग बाउंड्रीज। अच्छा, पेट्रोलिंग बाउंड्रीज का क्या मतलब है? पेट्रोलिंग मीन्स व्हेन police patrol an area they move around it in order to make sure that there is no trouble there। पेट्रोल करना मतलब जब पुलिस किसी एरिया को पेट्रोल करती है ना तो वहाँ पे वो पहरादारी करती है, ठीक है। उसके बाउंड्रीज में मूव करती रहती है, काइंड ऑफ पहरादारी करती है ताकि वहाँ पे कोई ट्रबल ना हो, यानी कि उसकी हिफाजत वगैरह करती है, उसको देखती हैं, बाउंड्रीज़ को देखती हैं, उसके इर्द गिर्द चक्कर लगाती हैं, पहरादारी करती है पुलिस। तो इसको कहते हैं पेट्रोलिंग। अब हम कैटेगराइजेशन के अंदर पेट्रोलिंग बाउंड्रीज़ की बात करते हैं तो मतलब ये कि चिल्ड्रन को कैटेगराइजेशन जो है वो बाउंड्रीज़ के ज़रिए समझ आती है, ठीक है। जब वो बाउंड्रीज़ को सीखते हैं कि अच्छा ये बाउंड्री मेल के लिए है, ये बाउंड्री फीमेल के लिए है, तो फिर उन बाउंड्रीज़ के ज़रिए और उन बाउंड्रीज़ को पेट्रोल करते हुए यानी उन बाउंड्रीज़ को समझते हुए चिल्ड्रन के अंदर कैटेगराइजेशन का कंसेप्ट आता है। When we make categories, we focus on boundaries and limitations, ठीक है। जब हम कैटेगरीज बनाते हैं तो हम क्या करते हैं, बाउंड्रीज और लिमिटेशंस पे फोकस करते हैं, जिसको हम कहते हैं पेट्रोलिंग बाउंड्रीज। अब यहाँ पे बुक में जो एग्जांपल दी है वो यूटेंसिल्स की दी है, लेकिन हम जनरल की बात करें तो चलिए यूटेंसिल्स के एग्जांपल को ही लेते हैं कि विड्थ, हाइट एंड राउंड, ठीक है। यूटेंसिल्स के लिए हमने जो बाउंड्री या जो लिमिटेशंस बनाई है वो विड्थ, हाइट एंड राउंड का बना है। जैसे कि ग्लास है, ठीक है। ग्लास ऐसा यूटेंसिल होगा जिसका विच हैज़ नो हैंडल, विच इज़ ट्रांसपेरेंट, जो कि टॉल है, जबकि कप जो होगा उसका हैंडल होगा, दैट विल बी ओपेक, शॉर्ट होगा। बॉल जो है वो उसका हैंडल नहीं होगा, वो ओपेक होगा, वाइड होगा, डीप होगा। ये क्या है, यूटेंसिल्स की अलग अलग कैरेक्टराइजेशंस है, बाउंड्रीज है और लिमिटेशंस हैं। तो इसी तरह जेंडर के अंदर भी होता है कि इस तरह के हम लोग लिमिटेशंस रखते हैं और इन्हीं लिमिटेशंस के ज़रिए बच्चों को जेंडर कैटेगराइजेशन समझ आ जाती है। देयर आर चेंजेस इन कैटेगरी, लाजमी नहीं है कि एक दफ़ा कैटेगरी बन जाए तो उसमें चेंजेस ना हो। देयर आर चेंजेस इन कैटेगरीज, जैसे कि वेल जो है उसको पहले फ़िश की कैटेगरी में रखा जाता था लेकिन अब उसको मैमल कैटेगरी में रखा जाता है, विच मीन्स देयर आर चेंजेस, द चेंजेस आर पॉसिबल विद इन कैटेगरीज। इसी तरह एग प्लांट जो है अगर हम उसको बायोलॉजिकली देखें तो वो फ्रूट है, अगर हम बायोलॉजिकल पर्सपेक्टिव से देखें तो हम उसको फ्रूट की कैटेगरी में रखेंगे, अगर हम उसके फंक्शन को देखें तो वो वेजिटेबल की कैटेगरी में आता है। तो इस तरह से जो है ना चीज़ों के अंदर कैटेगरीज के अंदर चेंजेस आ सकती हैं। ये हो गया पहला पॉइंट कि बच्चों को किस तरह से कैटेगराइजेशन समझ आ जाती है। और दूसरा पॉइंट है एंकरिंग कंसेप्ट्स इन डिस्कोर्स। इसका क्या मतलब है, एंकरिंग कंसेप्ट्स का मतलब है इंडिविजुअल्स डिसीजन और इन्फ्लुएंस बाय रेफरेंस और एंकर, मतलब इंडिविजुअल के जो डिसीजंस हैं उनके आइडियाज़ हैं वो इन्फ्लुएंस होते हैं रेफरेंस से, ठीक है। रेफरेंस से उनके आइडियाज़ इन्फ्लुएंस होते हैं। इसी तरह से डिस्कोर्स का मतलब है स्पीच या पीस ऑफ राइटिंग, ठीक है। जब हम बोलें या लिखें तो उसको हम कहते हैं डिस्कोर्स। अच्छा, तो एंकरिंग कंसेप्ट्स इन डिस्कोर्स का क्या मतलब है। फिलोसोफर हिलरी पेंटम ने 1975 में लिखा था कि देयर इज़ अ सेट ऑफ एसेंशियल प्रॉपर्टीज़ ग्रुपिंग मेंबर्स ऑफ अ काइंड टुगेदर। उसने कहा था कि कुछ एसेंशियल प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो कि कुछ मेंबर्स को जो है ना एक ग्रुप में डालती हैं और फिर बट पेंटम आर्ग्यूड अगेंस्ट दिस, लेकिन इसके अगेंस्ट में पेंटम ने इसके अगेंस्ट में आर्ग्यू किया था और उसने कहा था कि लाजमी नहीं है कि हमेशा प्रॉपर्टीज़ ही जो है ना किसी चीज़ों को कैटेगराइज करें, प्रॉपर्टीज़ के ज़रिए ही हम कैटेगरीज में डिवाइड करें, बल्कि बाज़ दफ़ा स्कीमास भी होते हैं जो कि साइकोलॉजी का एक कंसेप्ट है, स्कीमा। अब साइकोलॉजी के अंदर जब हम स्कीमा की बात करें तो स्कीमा से क्या मुराद होता है, स्कीमा से मुराद है कि किसी भी चीज़ को लेके हमारे माइंड में उससे रिलेटेड जितने भी आइडियाज़ हैं उन सबको कहा जाता है स्कीमा।
अगर हम बर्थडे की बात करें तो जब हम कहते हैं बर्थडे तो हमारे माइंड में बहुत सारी चीज़ें होती हैं बर्थडे के मुताबिक। बर्थडे गिफ्ट, सेलिब्रेशन, कार्ड, केक, कैंडल्स, इनविटेशंस, ये सारी चीज़ें हमारी बर्थडे से रिलेटेड चीज़ें हैं जो हमारे माइंड में हैं। तो ये हो गया बर्थ स्कीमा ऑफ बर्थडे। इस तरह से हमारे माइंड में बहुत सारे स्कीमास होते हैं और इन स्कीमास के ज़रिए हम लोग कैटेगराइजेशन करते हैं। ये पंचेम ने कहा था कि हम स्कीमास के ज़रिए करते हैं और इसने एसेंशियल प्रॉपर्टीज़ की आर्गिव करते हुए ये स्कीमास का आइडिया दिया था। सेट ऑफ रिलेटेड हाइपोथेसिस, ठीक है, कि एक चीज़ को लेके उससे जितने भी रिलेटेड हाइपोथेसिस होते हैं, उससे जितने भी रिलेटेड चीज़ें होती हैं वो फिर एक स्कीमा में फॉल करती हैं और इसी स्कीमा से हमारी माइंड के अंदर कैटेगराइजेशन होती है। इसी तरह से सेंड्रा बेम ने एग्जांपल दी थी हर सन, ठीक है, अपने बेटे की, कि हर सन जर्मी इज़ गोइंग टू नर्सरी स्कूल वियरिंग डेकोरेटिव बैरेट इन हिज हेयर, किड्स चैंटेड जर्मीज गर्ल लुक एट हिज बैरेट, ठीक है। उसका जो बेटा था जर्मी वो नर्सरी स्कूल जा रहा था लेकिन उसने बालों पे एक डेकोरेटिव बैरेट लगाया था, डेकोरेटिव चीज़ लगाई थी बालों पे। तो उसके जो फेलो किड्स थे, उसके नर्सरी में जो फेलोज थे, उन्होंने इस तरह से कहा कि जर्मी इज़ अ गर्ल लुक एट हिज बैरेट। उसने उस बैरेट की वजह से जो उसने बालों में लगाया था कहा कि जर्मी इज़ अ गर्ल। तो यहाँ पे जर्मी को उसने गर्ल के साथ एसोसिएट क्यों किया? बिकॉज ऑफ प्रॉपर्टीज़, ठीक है। उन्होंने प्रॉपर्टीज़ इस तरह की सेट की हैं अपने माइंड में। जनरली हमारे माशरे में होता है कि गर्ल्स के बारे में ये स्कीम आता है कि वो डेकोरेटिव चीज़ें यूज़ करती हैं, बालों में बैरेट लगाती हैं, हाथों में बैंगल्स पहनती हैं, उनका लॉन्ग हेयर होता है, इयररिंग्स होते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं इनको गर्ल्स से एसोसिएट किया जाता है और इसी एसोसिएशन के ज़रिए बाकी चीज़ों को भी वो क्या करते हैं, एसोसिएट करते हैं। जैसे कि नर्सरी के बच्चों ने इस एसोसिएशन के ज़रिए जर्मी को गर्ल कहा। तो इसी तरह बहुत सारे एसोसिएशन और स्कीम्स होते हैं जिनके ज़रिए बच्चों को कैटेगराइजेशन समझ आती है। और अगला पॉइंट है कि बच्चों को कैटेगराइजेशन कैसे समझ आता है, वो है हाईलाइटिंग फील्ड्स, ठीक है। फील्ड्स को हाईलाइट करते हुए भी बच्चों के अंदर कैटेगराइजेशन का कंसेप्ट आता है। इसमें हम ये करते हैं कि बैकग्राउंड फील्ड ऑफ कंट्रास्ट होता है, इसके अलावा हाईलाइट द एरियाज ऑफ सिमिलैरिटीज़ एंड डिफरेंसेस। सिमिलैरिटीज़ एंड डिफरेंसेस को हाईलाइट करते हुए भी बच्चों को कैटेगराइजेशन समझ आ जाती है। और फिर जो है ना डिवीजन ऑफ लेबर होता है कि सपोज़ हमारे माशरे में डिवीजन ऑफ लेबर जो है वो एक बहुत ज़्यादा होने वाली चीज़ है। तो डिवीजन ऑफ लेबर में ये होता है कि हम लोग डिफरेंट तरह के लेबर को या उनके काम को एसोसिएट करते हैं। इस तरह का काम जो है वो मेल करेंगे, इस तरह का काम फीमेल करेंगी। तो ये जो है ना डिवीजन ऑफ लेबर में हम एसोसिएट करते हैं। वो क्यों करते हैं? क्योंकि हम लोग उसमें सिमिलैरिटीज़ और डिफरेंसेस पे फोकस करते हैं और फिर फील्ड्स को हाईलाइट करते हैं कि अच्छा ये काम जो है वो इस फील्ड का है तो ये वुमेन का होगा। ये काम ज़्यादातर ये कि नरिशिंग वाला जो काम होता है, बच्चों की देखभाल करना, नरिश करना, ख्याल रखना, इस तरह के फील्ड्स को हाईलाइट करके वुमेन के साथ बांध दी जाती है, वुमेन के साथ एसोसिएट किया जाता है। जबकि ऐसे काम जिनमें डोमिनेट करना होता है, जिनमें काइंड ऑफ कंपटीशन वगैरह होती है, उनको मेन से एसोसिएट किया जाता है। तो ये होता है हाईलाइटिंग फील्ड्स में। और फिर टेबल मैनर्स की एक एग्जांपल दी है बुक में कि वुमेन जो है उनका डिशेज़ को होल्ड करने का स्टाइल भी मेन से डिफरेंट होता है और वो जो है ना कब भी मेन से डिफरेंट तरह होल्ड करती हैं। वो इस तरह से होल्ड करती हैं कि दोनों हाथों से होल्ड करती हैं, उनके फिंगर्स एक्सटेंडेड होते हैं। तो फिर जिस माशरे में, मतलब इस माशरे में सपोज़ कोई बच्चा है, ठीक है, वो बचपन से ही देखता है कि वुमेन जो होती हैं वो कप को इस तरह से होल्ड करती हैं दोनों हाथों से, फिंगर्स एक्सटेंड करके। तो फिर उसकी ना ये एक जनरल एसोसिएशन बच जाती है कि जो कप को इस तरह से होल्ड करेंगी वो फीमेल होंगी, अच्छा जिनके डिशेज़ को होल्ड करने का स्टाइल इस तरह का होगा वो वुमेन होंगी, वो वुमेन की कैटेगरी में फॉल करेंगी। तो इस तरह से फील्ड्स को हाईलाइट किया जाता है। और रॉबिन लेकुफ ने 1975 में कहा था कि वुमेन हैव लार्जर कलर वोकेबलरी, वुमेन की कलर वोकेबलरी ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू मैन। और उसने मैन को कलर ब्लाइंड कहा था कि उनको कलर्स, उनके शेड्स वगैरह का इतना नहीं पता होता जितना वुमेन को पता होता है। सो दिस इज़ ऑल्सो डिफरेंस, ठीक है। इस डिफरेंस के बेस पे भी हमारी कैटेगराइजेशन होती है कि अच्छा जिनको कलर्स का ज़्यादा पता होगा, जिनको शेड्स का ज़्यादा पता होगा वो वुमेन होंगी और जो कलर ब्लाइंड होंगे वो मैन होंगे। तो इस तरह से भी हमारी कैटेगराइजेशन पॉसिबल होती है। बच्चों को इस तरह से भी कैटेगराइजेशन समझ आ जाती है। और चौथा पॉइंट है, जो क्वेश्चन हमारा पहले राइज हुआ था कि चिल्ड्रन को कैटेगराइजेशन कैसे समझ आती है, उसका चौथा पॉइंट है सोशल कैटेगरीज इन एक्शन या इंटरैक्शन। इसमें होता है कि सोशल कैटेगरीज जो हमारी सोसाइटी ने बनाई है, ठीक है, हमारी सोसाइटी ने जैसे कि कैटेगरीज पहले से बनाई है, उन्हीं को फॉलो करते हुए भी बच्चों को कैटेगराइजेशन समझ आती है या वो इस तरह से भी कैटेगराइजेशन करते हैं। सोशल कैटेगरीज हाईलाइट फील्ड्स ऑफ सोशल आइडेंटिटी एंड आर इंपॉर्टेंट इन जेंडर डिस्कोर्स, ठीक है। सोशल कैटेगरीज जो हमारी सोसाइटी ने कैटेगरीज बनाई है वो जेंडर डिस्कोर्स के अंदर इंपॉर्टेंट है। और वो इम्पॉर्टेंट किस तरह से है कि जब भी सोशल कैटेगरीज की बात की जाए तो फिर एडोलसेंस का जो एज है, एडोलसेंस जो एज पीरियड है उसके बारे में फॉलो करते हुए यानी कि एडोलसेंस के पीरियड के अंदर रिसर्च और स्टडी की जाती है।
क्योंकि इसके अंदर सोशल वर्क ज़्यादा होता है। और एडोलसेंस ही वो टाइम होता है जब ट्रांजिशन फ्रॉम चाइल्डहुड टू एडल्टहुड थी, कि जब कोई चाइल्डहुड से एडल्टहुड की तरफ मूव करता है एडोलसेंस में। तो इसलिए एडोलसेंस के टाइम पीरियड को लिया जाता है ताकि सोशल चेंजेस, सोशल कैटेगरीज को स्टडी किया जाए। और फिर जो है ना, फिर उससे ये बात पता लगी कि बच्चे क्या करते हैं जब वो एडल्टहुड की तरफ जाएँ तो दे फॉलो रेडीमेड कैटेगरीज, यानी कि जो सोसाइटी ने पहले से कैटेगरीज बनाई हैं जो रेडीमेड हैं, उन्हीं को फॉलो करके जो है ना वो बच्चे क्या करते हैं, किसी कैटेगरी को फॉलो करते हैं या उस कैटेगरी के बारे में आइडियाज़ या कंसेप्ट लेते हैं। और एक जो है ना कैटेगरी जो हमारी सोसाइटी ने बनाई है जो कि बहुत ज़्यादा यूज़ होती है वो है गीक्स वर्सेस नर्ड। ठीक है, ये जो है ना कैटेगरी बनाई है ज़्यादातर ना कि गीक्स, अच्छा कुछ लोग गीक्स की कैटेगरी में फॉल करेंगे, कुछ लोग नर्ड्स की कैटेगरी में फॉल करेंगे। वो इस तरह से कि अच्छा जो पैशनेट होंगे अपने इंटरेस्ट के बारे में, जो सोशलाइज होंगे, जो बाकी सबसे बात करेंगे, काइंड ऑफ अपनी चीज़ के बारे में, अपना उनका जो काम है उसमें इंटरेस्टेड होंगे, सोशल होंगे, एक्सट्रोवर्ट होंगे, वो गीक्स होंगे। और नर्ड्स वो होंगे जो सोशली क्लूलेस हैं। ठीक है, उनका इतना ज़्यादा सोशल सर्कल नहीं है, हमेशा नहीं बल्कि समटाइम्स उनको अनअट्रैक्टिव या इरिटेटिंग समझा जाता है। और फिर ये ज़्यादा सोशलाइज नहीं होंगे, इंट्रोवर्ट होंगे, उनका सोशल सर्कल ज़्यादा नहीं होगा। तो इन चीज़ों को देखते हुए उनको नर्ड की कैटेगरी में फॉल कराया जाता है। ये गीक्स और नर्ड की जो कैटेगरी है वो सोशल कैटेगरी है, सोसाइटी ने बनाई है। और बच्चे जब एडल्टहुड की तरफ जाएँ तो वो बस इसी सोसाइटी के बनाए हुए कैटेगरी को फॉलो करते हैं। तो इस तरह से भी बच्चों को कैटेगराइजेशन समझ आती है कि सोसाइटी में जो कैटेगरीज बने हैं उन्हीं को वो फॉलो करते हैं। एक और बात आती है, अगला टॉपिक है कैटेगरी रिलेशंस। कैटेगरी रिलेशन से बनाते हैं, जब हम कैटेगरीज बनाते हैं तो उनके दरमियान क्या रिलेशन होता है। अच्छा, तो कैटेगरीज के दरमियान जो रिलेशन होता है वो मैटर करता है और इसको हम कंट्रास्ट कहते हैं। ठीक है, कि उनके दरमियान जो रिलेशन है उसको कंट्रास्ट कहते हैं। और काइंड्स ऑफ कंट्रास्ट किस तरह, कंट्रास्ट के कितने काइंड्स है, दो, पोलर ऑपोजिट और डिफ़ॉल्ट जेनेरिक्स। अच्छा, दो कैटेगरी सपोज हम लेते हैं वुमेन और मैन की कैटेगरी। ठीक है, अब वुमेन की कैटेगरी के अंदर जितने भी वुमेन फॉल करते हैं, वुमेन वो सारे सेम तो नहीं है, उनके दरमियान में भी डिफरेंसेस हैं। लेकिन क्या किया जाता है कि वुमेन की कैटेगरी के अंदर जितने भी वुमेन हैं उनके आपस के डिफरेंसेस को इग्नोर करके या उनको ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं समझ के मैन और वुमेन के दरमियान जो डिफरेंसेस है उनको हाईलाइट किया जाता है। इसको हम कहते हैं कंट्रास्ट। और मेन के साथ भी ये है कि मेन के अंदर जितने भी मेन आते हैं वो सारे सिमिलर तो नहीं है, दे आर डिफरेंट, बट स्टिल जो इसके अंदर की जो डिफरेंसेस हैं उनको ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दिया जाता है, बल्कि इसके मतलब दो कैटेगरीज के दरमियान जो डिफरेंस है उसको जो है ना ज़्यादा हाईलाइट और ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया जाता है। ठीक है, और मैंने बताया कि कंट्रास्ट के दो टाइप्स हैं, पोलर ऑपोजिट और डिफॉल्ट जेनेरिक। पोलर ऑपोजिट में ये होता है कि दो ऐसी चीज़ें होती है जो कि बिल्कुल अपोजिट हैं। ठीक है, जिस तरह पोलर होता है ना कि नॉर्थ पोल, साउथ पोल, पॉजिटिव, नेगेटिव, बिल्कुल अपोजिट है। ठीक है, इसी तरह से यहाँ कंट्रास्ट के अंदर भी कुछ चीज़ें ऐसी आती है जो कि बिल्कुल अपोजिट हैं। फॉर एग्जांपल गर्ल एंड बॉय बिल्कुल अपोजिट, जेंडर के मुताबिक भी अपोजिट, सेक्स के मुताबिक भी अपोजिट, एक्टिविटीज़ के मुताबिक भी अपोजिट। इसी तरह से कुछ चीज़ें, कुछ कंट्रास्ट जो है ना डिफ़ॉल्ट जेनेरिक में आती है। डिफ़ॉल्ट जेनेरिक में मतलब कंप्लीट अपोजिट नहीं होता है, यहाँ पे पोल्स में कोई डिवीजन नहीं होता, लेकिन एक जनरल आइडिया होता है, जैसे कि किड्स और चाइल्ड्स। ठीक है, जब हम किड या चाइल्ड कहते हैं तो ये कोई पोलर ऑपोजिट नहीं है, लेकिन फिर भी ये एक कंट्रास्ट आता है कि किड्स और चिल्ड्रन में। ये हो गया डिफ़ॉल्ट जेनेरिक, जिसमें पोलर ऑपोजिट नहीं होता है, लेकिन पोलर ऑपोजिट में बिल्कुल ऑपोजिट चीज़ होती है। जैसे कि अब यहाँ पे इस चार्ट को अगर हम देखें तो एडल्ट और चाइल्ड पोलर ऑपोजिट्स नहीं है, ये जनरल हैं, लेकिन मेल और फीमेल जो हैं वो पोलर ऑपोजिट्स हैं, बिल्कुल ऑपोजिट हैं एक दूसरे के। फिर ये होगा कि जो फीमेल एडल्ट होंगी उसको हम कहेंगे विमेन, जो फीमेल चाइल्ड होंगी उसको कहेंगे गर्ल, जो मेल एडल्ट होगा उसको कहेंगे मैन, जो मेल चाइल्ड होगा उसको कहेंगे बॉय। तो इस तरह से जो है ना पोलर ऑपोजिट और डिफ़ॉल्ट जेनेरिक के दरमियान में रिलेशन होता है। इस तरह से इस चार्ट को समझते हुए। और अगली बात आती है, अगला टॉपिक आता है elaborating mark concepts. We put things in same category to treat them as equivalent. जब हम बहुत सारी चीज़ों को एक कैटेगरी के अंदर डालते हैं तो फिर हम उन चीज़ों को इक्विवेलेंट ट्रीट करते हैं। फिर हम समझते हैं कि अच्छा ये सारी चीज़ें इस कैटेगरी में आती हैं तो ये सारे इक्विवेलेंट हैं, मतलब बराबर हैं। लेकिन ये होता है कि कैटेगरी के अंदर जो डिफरेंसेस हैं उनको ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दी जाती है, मैंने पहले एग्जांपल देके बताया। लेकिन कैटेगरीज के आपस में जो डिफरेंसेस हैं उनको ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया जाता है, उनको ज़्यादा हाईलाइट किया जाता है। वो दो बेस में होता है। ठीक है, जब एसिमेट्री इन कैटेगरी हो, मतलब कैटेगरीज के दरमियान एसिमेट्री और डिफरेंस हो, या फिर किसी कैटेगरी को इरेज किया जाता है, उसका इरेजर होता है। अब कैटेगरी एसिमेट्री की बात करें तो ये होगा कि जब कैटेगरी के अंदर एसिमेट्री होगी ना, मतलब मेल की कैटेगरी है या फीमेल की कैटेगरी है, उस कैटेगरी के अंदर के सारे मेल या सारे फीमेल सेम नहीं है, तो वहाँ पे कैटेगरी एसिमेट्री आती है। ठीक है, कैटेगरी के अंदर सिमिलैरिटी या सिमेट्री नहीं है। तब क्या होता है कि
कैटेगरीज यूज इन ऑपोजिशनल मैनर दे में देमसेल्व्स फर्दर बी कैटेगराइज। जिन कैटेगरीज के अंदर एसिमेट्री होती है वो फर्दर कैटेगराइज होते हैं। जैसे कि जेंडर को हमने 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया, फीमेल एंड मेल। अब मेल सारे सिमिलर नहीं है तो फिर इसके अंदर भी जनरल कैटेगरीज बनती हैं कि कुछ लोग स्मार्ट मेल होंगे, कुछ लोग स्टूपिड मेल होंगे, कुछ लोग स्ट्रॉन्ग, वीक, फैट, थिन और इस तरह की बहुत सारी कैटेगरीज बनती है। क्यों? क्योंकि मेन जो हैं वो सारे बराबर नहीं होते हैं। इसी तरह फीमेल के अंदर भी इस तरह की बहुत सारी कैटेगरीज बन सकती हैं बिकॉज ऑफ कैटेगरी एसिमेट्री। फिर अगली बात आती है डिफ़ॉल्ट कैटेगरी या सब कैटेगरी इरेजर। किसी कैटेगरी या सब कैटेगरी को इरेज किया जाता है। जैसे कि यूएस में ये कंसेप्ट ज़्यादा होता है कि ब्लैक एंड वाइट का, ठीक है, वहाँ पे रेस को ज़्यादा देखा जाता है। तो फिर वहाँ पे कुछ लोग इस तरह से कहते हैं कि कांट वी ऑल जस्ट बी पीपल, कैंट वी ऑल जस्ट बी पीपल, वाई शुड रेस मैटर। फिर उनका इस तरह का आइडिया होता है कि हम सारे ही ह्यूमन हैं, हम सारे पीपल हैं, तो फिर रेस को क्यों इंपॉर्टेंस दी जाए, ब्लैक वाइट और इस तरह की कैटेगराइजेशन क्यों की जाए। तो फिर यहाँ जब सोसाइटी में इस तरह के आइडियाज़ हो तो वहाँ पे जो है ना कैटेगरी का इरेजर होता है, ठीक है, कैटेगरीज इरेज होते हैं, हट जाते हैं। जिस तरह यहाँ पे जो है ना ब्लैक और वाइट की जो कैटेगराइजेशन है रेस के बेस पे, उसको इरेज करने की कोशिश की जाती है। इसी तरह से कुछ बाज़ दफ़ा कैटेगरीज इरेज भी हो जाते हैं। फिर एक अगला कंसेप्ट है कैटेगरी नेस्टिंग। कैटेगरी नेस्टिंग का मतलब है जेंडर इनसाइड जेंडर, यानी कि एक जेंडर के अंदर दूसरा जेंडर, यानी कि अगर हम कह सकें कि मैन यानी कि मेल जो जेंडर है उसके अंदर फीमेल, या फीमेल के जेंडर के अंदर मेल, तो इसको हम कहते हैं कैटेगरी नेस्टिंग। बट हाउ इज़ इट पॉसिबल कि मेल का कैटेगरी है लेकिन उसके अंदर हम फीमेल की कैटेगरी भी ऐड करें, तो हाउ इज़ इट पॉसिबल। वो इस तरह के सपोज मेल जो है उनको मोर या लेस मैस्कुलिन, ठीक है, फीमेल जो होती है उनमें कुछ मोर फेमिनिन होती है, कुछ लेस फेमिनिन होती है। अब ये होता है कि इफ़ अ मेल इज़ लेस मैस्कुलिन ही मूव्स क्लोजर टू फीमेल कैटेगरी बट नॉट कम्प्लीटली। अगर कोई मेल ऐसा है जिसके अंदर फेमिनिन वाली प्रॉपर्टी अगर कोई मेल ऐसा है जिसके अंदर फेमिनिन वाली प्रॉपर्टी आती है तो फिर उसको हम क्या करते हैं कि उसी मेल की कैटेगरी के अंदर ही एक और फीमेल की कैटेगरी बना के ना उसके अंदर उस मेल को डालते हैं जिसकी हरकतें, जिसकी आदतें, जिसकी एक्टिविटीज़ फीमेल की तरह होती हैं। तो इसको कहते हैं जेंडर इनसाइड जेंडर, यानी कि कैटेगरी नेस्टिंग। तो फिर ये कि फेमिनिन, अगर हम इसको थोड़ा और इलाबरेट करना चाहें तो फेमिनिन जो है ना, या फिर मैस्कुलिन होना, फेमिनिन होना या मैस्कुलिन होना, ये सिर्फ सेक्स या जेंडर से एसोसिएटेड नहीं है। लाजमी नहीं है कि सारी ख़वातीन फेमिनिन हो, सारे मर्दों के अंदर मैस्कुलिन वाली प्रॉपर्टी हो, लेकिन ये जो है ना एब्स्ट्रैक्ट एंटिटीज़ के साथ एसोसिएटेड है, जैसे कि पर्सनालिटी ट्रेट्स, क्लॉथिंग, एक्टिविटीज़। अच्छा, तो अगर कोई औरत है उसकी एक्टिविटीज़ मर्दों की तरह की हैं, या फिर कोई लड़की है उसकी एक्टिविटीज़ लड़कों की तरह की हैं, वो ड्रेस लड़कों की तरह करती है, वो चलती लड़कों की तरह है, वो बोलती लड़कों की तरह है, उसकी एक्टिविटीज़ लड़कों वाली होती हैं, वो लड़कों वाले गेम्स खेलती है, तो फिर उसको हम कहते हैं टॉम बॉय नॉर्मली, जनरली ना। तो मतलब हमने ये किया कि फीमेल जेंडर, फीमेल कैटेगरी के अंदर ही मेल की कैटेगरी भी बनाई, तो इसको कहते हैं जेंडर इनसाइड जेंडर। ऑन बेसिस ऑफ दिस अ मैन कैन कैटेगरी विद इन कैटेगरी कैन बी इन फेमिनिन कैटेगरी, ठीक है। मेल जो है वो मेल की कैटेगरी के अंदर होते हुए भी फेमिनिन की कैटेगरी में फॉल करता है, जिसको कहते हैं कैटेगरी विद इन कैटेगरी, ठीक हो गया। इसी तरह से जो एम्बिशियस और एजर्टिव वुमेन होती हैं, जो अपने करियर पर ज़्यादा फोकस करती हैं, जो एम्बिशियस होती हैं, जो ज़्यादा नाजुक नहीं होती हैं, जो फीलिंग्स को ज़्यादा नहीं फोकस करती है, तो उनको फिर कहा जाता है कि इसके अंदर ना मैस्कुलिन वाली प्रॉपर्टी है, थोड़ी मर्दों की तरह की है, इस तरह बोलते हैं। फिर आता है कि जेंडरिंग प्रोसेसेस, ठीक है। जेंडरिंग प्रोसेसेस में हम एफिक्सेस लगाते हैं, जैसे कि फेमिनाइजिंग के लिए एफिक्सेस होते हैं इंग्लिश में, जैसे कि ESS आखिर में लगता है, वो फेमिनिज्म को शो करते हैं, जैसे कि वेटर है मेल के लिए और वेट्रेस है तो वो फीमेल के लिए। इसी तरह ETTE लगा के भी जो है ना फेमिनिज्म के एफिक्सेस बनाए जाते हैं। तो इंग्लिश के अंदर ये फेमिनिज्म के लिए एफिक्सेस हैं, फेमिनाइजिंग एफिक्सेस हैं, लेकिन मैस्कुलिन के लिए एफिक्सेस इंग्लिश में नहीं पाए जाते हैं। और फिर पहले ये होता था कि एयर होस्ट या एयर होस्टेस कहा जाता था, या फिर स्टीवर्डेस या स्टीवर्ड कहा जाता था, लेकिन अब ये होता है कि इनको जो है ना अलग अलग नहीं बल्कि एक जनरल नाम दिया जाता है, जैसे कि फ़्लाइट अटेंडेंट। जब हम कहते हैं फ़्लाइट अटेंडेंट तो फिर दे कैन बी अ मैन और अ वुमेन, दे कैन बी मेल और फीमेल। तो यहाँ पे जो है ना जनरल और ऐसे नाम दिए जाते हैं जो मेल और फीमेल दोनों के लिए यूज़ हों। और फिर वो क्यों करते हैं, क्योंकि प्रमोटिंग यूज़ ऑफ जनरल न्यूट्रल लेबल्स, ठीक है। जनरल न्यूट्रल लेबल्स जो है उनके यूज़ को प्रमोट करना। और फिर जब हम जेंडर न्यूट्रल लेबल्स को यूज़ करते हैं तो ये एक चैलेंज होता है किस चीज़ के लिए, लेबल्स के लिए। ट्रेडिशनल डिवीजन ऑफ लेबर जो हमारा है, हमारी सोसाइटी में होता है, उसके लिए एक चैलेंज है। क्या चीज़ चैलेंज है?
जनरल न्यूट्रल लेबल्स को यूज़ करना। इसी तरह से ये होता है कि टाइम के साथ साथ लैंग्वेज के अंदर नए लेबल्स और नई कैटेगरीज बनती जाती हैं। जिस तरह से फ़्लाइट अटेंडेंट जो था वो एक नया लेबल बन गया, ठीक है, कैटेगरी तो वही है मेल और फीमेल की, लेकिन लेबल नया बन गया। इसी तरह लैंग्वेज के अंदर टाइम के साथ साथ नए लेबल्स भी आते जाते हैं और नई कैटेगरीज भी आती जाती हैं, जिसको ज़्यादातर कहा जाता है पॉलिटिकल करेक्टनेस, यानी कि पॉलिटिकली हम खुद को करेक्ट कर रहे हैं, इस बेस पे नए लेबल्स और नई कैटेगरीज बनाई जाती हैं। दिस वाज ऑल अबाउट मैपिंग द वर्ल्ड। तो ताकि आप लोगों को सारी चीज़ें अच्छे से समझ आए, मैं आप लोगों को एक दफ़ा फिर से समरी बताती चलूँ। मैपिंग द वर्ल्ड में हम ये करते हैं कि आप अपने आइडियाज़ को डिफरेंट कैटेगरीज में फॉल कराते हैं, ठीक है, डिफरेंट कैटेगरीज बनाते हैं और उन कैटेगरीज को हम डिफरेंट लेबल्स देते हैं। जिस तरह हमने फेमिनिज्म का लेबल दिया, और फिर हम कैटेगरीज कैसे बनाते हैं, बाउंड्रीज़ और क्राइटेरिया के ज़रिए, कि बाउंड्रीज सेट करते हैं और क्राइटेरिया सेट करते हैं, और इसी बाउंड्री और क्राइटेरिया के ज़रिए हमारे माइंड में कैटेगराइजेशन होती है। और फिर चिल्ड्रन जो है उनको कैटेगराइजेशन का कंसेप्ट कैसे समझ आता है, बाउंड्रीज़ को फोकस करते हुए समझ आता है, या फिर एंकरिंग कंसेप्ट्स के ज़रिए समझ आता है, फील्ड्स को हाईलाइट करते हुए समझ आता है, या फिर सोशल कैटेगरीज को फॉलो करते हुए समझ आता है, ठीक है। इसके अलावा कैटेगरी रिलेशंस में ये होता है कि कैटेगरीज़ के आपस के रिलेशंस, आपस के डिफरेंसेस को ज़्यादा हाईलाइट किया जाता है। इसके अलावा जो है ना, बाज़ दफ़ा कैटेगरीज़ के अंदर एसिमेट्री आती है, बाज़ दफ़ा कैटेगरीज इरेज होते हैं। फिर कैटेगरी के अंदर एक और कैटेगरी आती है, जैसे मेल के अंदर फीमेल या फीमेल के अंदर मेल की कैटेगरी। जेंडरिंग प्रोसेसेस के अंदर एफिक्सेस यूज़ होते हैं, जैसे कि वेटर, वेट्रेस। और फिर इसमें जो है ना जेंडर न्यूट्रल लेबल्स यूज़ होते हैं, और टाइम के साथ साथ नए लेबल्स और नई कैटेगरीज बनती जाती हैं। दिस वाज ऑल। आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा। तो ये जो लेक्चर है इसको मैं प्लेलिस्ट में ऐड कर रही हूँ। प्लेलिस्ट का नाम है लैंग्वेज एंड जेंडर। तो इस प्लेलिस्ट के अंदर लैंग्वेज एंड जेंडर से रिलेटेड और भी टॉपिक्स हैं, आप प्लेलिस्ट को विजिट कीजिएगा और इन सारी वीडियोस को देख लीजिएगा। इसके अलावा भी बहुत सारे सब्जेक्ट्स के प्लेलिस्ट बने हुए हैं, गो एंड विजिट देम। और फिर से मैं आपको आखिर में बताते चलूँ कि डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन, लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट, दैट्स ऑल, बाय।